नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। सुबह के 10 बज गए हैं और मैं हाजिर हूं अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ। अपडेटेड 10 में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के बड़े अपडेट्स पर। पीएम स्वनिधि योजना ने अभूतपूर्व लक्ष्य हासिल कर स्थापित किया मील का पत्थर। योजना के तहत 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को किया गया कवर। भारत के दौरे पर आए डोमिनिकन गणराज्य की उपराष्ट्रपति रकेल पेना रोड्रिग्स ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलना तय। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर संसद के नए भवन के वास्तुशिल्प और सांस्कृतिक धरोहर को जाना। छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति रोकने और ऐसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए शिक्षा मंत्रालय का बड़ा कदम। उम्मीद नाम से जारी किए नए दिशा निर्देश। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का भारत के साथ संबंधों पर बड़ा बयान। कहा, उन्हें भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता होने की उम्मीद। कंजर्वेटिव पार्टी के सम्मेलन में जाहिर की मंशा। एशियाई खेलों में भारत का अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। 11वें दिन की शुरुआत में तीरंदाजी में स्वर्ण, मिश्रित पैदल चालन में कांस्य पदक किया हासिल। कुल पदकों की संख्या 71 हुई। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ के बाद सेना के 23 जवान लापता हो गए हैं। उत्तरी सिक्किम में लोनक झील के ऊपर अचानक बादल फटने के कारण लाचेन घाटी में तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ से घाटी में कुछ सैन्य प्रतिष्ठान भी प्रभावित हुए हैं। हम आपको बता दें कि चुंगथांग बांध से पानी छोड़े जाने के कारण नीचे की ओर 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक जल स्तर अचानक बढ़ गया और सिक्किम के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। बताया जा रहा है कि सिंगताम के पास बारदांग में खड़े सेना के वाहन बाढ़ की चपेट में आ गए और सेना के 23 जवान लापता हो गए, जिनकी तलाश को लेकर अभियान जारी है। इसके अलावा कुछ वाहनों के कीचड़ में डूबने की भी खबर है। सरकार ने छात्रों में आत्महत्या की प्रवृत्ति रोकने और ऐसी घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार इसके लिए नए दिशा निर्देश जारी कर चुकी है और इन दिशा निर्देशों को उम्मीद नाम दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को छात्रों में आत्महत्या को रोकने के लिए स्कूलों को मसौदा दिशा निर्देश जारी किए। स्कूली बच्चों के आत्महत्या की घटनाओं को रोकने की इस पूरी मुहिम को शिक्षा मंत्रालय ने उम्मीद यानी अंडरस्टैंड, मोटिव, मैनेज, एम्पथाइज, एम्पावर और डेवलप नाम दिया गया है, जिसके अनुसार अब प्रत्येक स्कूलों और कोचिंग संस्थानों में ऐसी घटनाओं पर रोकथाम लगाने के लिए एक वेलनेस टीम तैनात की जाएगी, जो न सिर्फ शैक्षणिक संस्थाओं में ऐसी घटनाओं पर रोकथाम लगाएगी बल्कि उनमें पढ़ने वाले ऐसे छात्रों की पहचान भी करेगी जो इस दिशा में सोच रहे हैं या पढ़ाई आदि से चलते अवसाद की स्थिति से लगातार गुजर रहे हैं। स्कूलों में यह टीम प्रिंसिपल के नेतृत्व में काम करेगी, जिसमें उनके अतिरिक्त अनुभवी शिक्षकों और विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। साथ ही इसे लेकर प्रस्तावित मसौदा जारी कर आम लोगों से भी राय ली जाएगी। भारत सरकार के मंत्रियों ने लंदन दौरे पर एक एमओयू को साइन किया है, जिसके तहत छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ी एक अनमोल वस्तु भारत लाई जाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रसिद्ध वाघ नख यानी कि बाघ के पंजे वाला खंजर टाइगर क्लॉ को 3 साल के लिए ब्रिटेन के संग्रहालय से महाराष्ट्र वापस ला जाएगा। हम आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच इसको लेकर एक एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। राज्य के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के लंदन दौरे पर एमओयू पर दस्तखत किए गए। छत्रपति शिवाजी महाराज को वाघ नख को 3 साल की अवधि के लिए भारत वापस लाने की खातिर राज्य सरकार और लंदन स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय ने मंगलवार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते पर हस्ताक्षर के बाद वाघ नख को जल्द ही महाराष्ट्र वापस लाए जाने की संभावना है। शिवाजी महाराज ने 1659 में बीजापुर सल्तनत के सेनापति अफजल खान को मारने के लिए वाघ नख का इस्तेमाल किया था। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री ने संग्रहालय में एक बैठक में V&A के निदेशक डॉक्टर ट्रिस्ट्रॉम
हंट के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने कहा कि ये हम सब भारतीयों के लिए बहुत बड़ी खुशी और उत्सव का दिन है। डोमिनिकन गणराज्य के उपराष्ट्रपति रकेल पेना भारत के दौरे पर हैं। आज वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करने वाली हैं। हम बता दें कि डोमिनिकन गणराज्य की उपराष्ट्रपति रकेल पेना रोड्रिग्स ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान भारत और डोमिनिकन के बीच निरंतर आदान प्रदान और संपर्क से आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने पर सहमति हुई। राष्ट्रपति ने कहा कि डोमिनिकन गणराज्य लैटिन अमेरिका में भारत का 8वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। उन्होंने विश्वास जताया कि दोनों देशों के व्यापार में और विविधता लाने की संभावना है। महत्वपूर्ण भारत दौरे के पहले दिन हम बता दें कि डोमिनिकन गणराज्य की उपराष्ट्रपति ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया। इसके बाद रकेल पेन ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। हम आपको बता दें कि भारत यात्रा पर आई डोमिनिकन गणराज्य के उपराष्ट्रपति रकेल पेना का देश के नए संसद भवन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने स्वागत किया। आप देख सकते हैं उस वक्त की तस्वीरें हैं जब नए संसद भवन में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उनका स्वागत किया। हम आपको ये भी बता दें कि भारत और डोमिनिकन गणराज्य दोनों देशों के संबंधों को 25 ऐतिहासिक वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर मुलाकात और बैठक के दौरान लोकसभा स्पीकर ने डोमिनिकन गणराज्य की उपराष्ट्रपति को नए संसद भवन के बारे में जानकारी देते हुए ये बताया कि लोकतंत्र का ये मंदिर भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब है और नए संसद भवन में भारत की सांस्कृतिक विविधता परिलक्षित होती है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर किया गया है। पीएम स्वनिधि के तहत 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे हासिल कर लिया गया है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तत्वाधान में एक पहल है, जिसने देश भर में 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को अपना समर्थन प्रदान करके एक महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल कर लिया है। स्ट्रीट वेंडर्स ने लंबे समय से शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में एक अभिन्न भूमिका निभाई है, जो शहरी निवासियों को आवश्यक सामान और सेवाएं प्रदान करते हैं। पीएम स्वनिधि योजना उन्हें औपचारिक आर्थिक दायरे में लाने और ऊपर की ओर गतिशीलता के लिए नए रास्ते पेश करने में लगातार सहायक बन रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर लगातार ध्यान दे रही है। मंगलवार को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कई विकास परियोजनाओं का उन्होंने शुभारंभ करते हुए कहा कि पिछले 9 वर्षों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर खर्च 6 गुना अधिक किया गया है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने जगदलपुर के नगरनार में नए इस्पात संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित किया। लगभग 24,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस इस्पात संयंत्र में उच्च कोटि के इस्पात का उत्पादन होगा। संयंत्र और उसके सहायक उद्योगों से हजारों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टील निर्माण में भारत आत्मनिर्भर हो, इसके लिए बीते 9 वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। एक बड़ा स्टील निर्माता राज्य होने के कारण छत्तीसगढ़ को इसका बहुत लाभ मिल रहा है। ये जो आज देश में रेल, रोड, एयरपोर्ट, पावर प्रोजेक्ट, गाड़ियां, गरीबों के घर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बन रहे हैं, इन सब में स्टील का बहुत बड़ा महत्व है। स्टील निर्माण में भारत आत्मनिर्भर हो, इसके लिए बीते 9 वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। छत्तीसगढ़ की इसी भूमिका को विस्तार देते हुए आज नगरनार में भारत के सबसे आधुनिक स्टील प्लांट्स में से एक का लोकार्पण हुआ है।
इस स्टील प्लांट के कारण बस्तर सहित आसपास के इलाकों के करीब करीब 50,000 नौजवानों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी भविष्य की जरूरतों के हिसाब से होना चाहिए। यही वजह है कि हमारी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले खर्च को बढ़ाकर इस साल 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। ये पहले के मुकाबले 6 गुना ज्यादा है। जगदलपुर दौरे पर प्रधानमंत्री ने जगदलपुर रेलवे स्टेशन के सुधार कार्य का भी शिलान्यास किया। उन्होंने अंतागढ़ और तारोकी के बीच नई रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगदलपुर और दंतेवाड़ा के बीच दोहरी रेल लाइन परियोजना का भी लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने तारोकी और रायपुर के बीच ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क के पूरी तरह बिजलीकरण के बाद राज्य में वंदे भारत एक्सप्रेस का भी संचालन किया जा रहा है। आने वाले वर्षों में भारत सरकार छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प करने जा रही है। राज्य के 30 से ज्यादा स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चिन्हित किया गया है। इनमें से 7 स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास किया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि आगे भी वो इस गति से निरंतर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। वहीं 3 अक्टूबर तेलंगाना के निजामाबाद के लिए बेहद खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजामाबाद के विकास के लिए बेहद अहम परियोजनाओं का शिलान्यास किया। केंद्र सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात निजामाबाद को दी। जब विकास के पैमाने नापे जाते हैं तो उसमें रेल नेटवर्क, उसकी कनेक्टिविटी, बिजली की शक्ति और स्वास्थ्य को हमेशा तरजीह दी जाती है। इस लिहाज से तेलंगाना के निजामाबाद के लिए 3 अक्टूबर का दिन खास रहा। विकास के नवपथ पर निजामाबाद को पहुंचाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक शहर निजामाबाद पहुंचे। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के निजामाबाद में बिजली, रेल और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। हमारी सरकार जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत करती है उसे पूरा भी करके दिखाती है। मुझे याद है अगर 2016 में मैंने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी, अब आज इसके लोकार्पण का भी सौभाग्य मुझे मिला है। यही हमारी सरकार का नया वर्क कल्चर है। तेलंगाना के रेल बुनियादी ढांचे को मजबूती देते हुए प्रधानमंत्री ने मनोहराबाद और सिद्दिपेट को जोड़ने वाली नई लाइन और धर्माबाद, मनोहराबाद और महबूबनगर, कुरनूल के बीच विद्युतीकरण परियोजना समेत रेल परियोजनाओं को हरी झंडी दी। भारतीय रेल अगले कुछ महीनों में सभी रेल लाइनों के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य लेकर के चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनटीपीसी के तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के पहले चरण की पहली 800 मेगावाट इकाई राष्ट्र को समर्पित की। पेदपल्ली जिले में एनटीपीसी के सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की पहली यूनिट का लोकार्पण हुआ है। जल्दी इसकी सेकंड यूनिट भी शुरू हो जाएगी। जब इस प्रोजेक्ट का सेकंड फेज पूरा होगा तो इस प्लांट की इंस्टॉल कैपेसिटी 4,000 मेगावाट हो जाएगी। किसी भी परियोजना को सही मायने में तभी सफल माना जाता है जब वो तय समय पर पूरी हो। इस लिहाज से अब परियोजना अपने तय समय पर पूरी हो रही है। अब विकास कार्यों के लिए डेडलाइन सेट की जाती है और तय समय पर उसे पूरा किया जाता है। भारतीय वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ 8 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस साल वायुसेना दिवस की थीम IAF सीमाओं से परे वायु शक्ति है। इस साल का एयर डिस्प्ले यूपी के प्रयागराज में होगा। भारतीय वायुसेना संगम क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाएगी। इस दौरान 10 अलग अलग बेस से 120 विमान एयर शो में अपना दमखम दिखाएंगे। वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ पर होने वाले कार्यक्रम को देखने करीब 20,000 स्कूली बच्चे पहुंचेंगे। वायुसेना का एयर शो 8 अक्टूबर को दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा।
एयर शो में प्रसिद्ध MiG-21 का आखिरी प्रदर्शन होगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने मंगलवार को कहा कि स्वदेश में विकसित तेजस मार्क 1A विमान 2025 से MiG-21 की जगह लेंगे। करीब 1,15,000 करोड़ की लागत से 97 तेजस मार्क 1A विमान खरीदने का अनुबंध जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना अगले 7-8 वर्षों में 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए के सैन्य प्लेटफॉर्म, उपकरण और हार्डवेयर को शामिल करने पर विचार कर रही है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास 3 MiG-21 स्क्वाड्रन हैं, जिनमें कुल 50 विमान हैं। इन्हें अगले साल तक चरणबद्ध तरीके से हटा लिया जाएगा। MiG-21 को 1960 के दशक की शुरुआत में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रूज और एनी एल हुइलियर को भौतिकी में 2023 के नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया है। हम आपको बता दें कि ये पुरस्कार पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाली प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए दिया गया है। 2023 भौतिकी पुरस्कार विजेता पियरे एगोस्टिनी लगातार लाइट पल्स की एक सीरीज का उत्पादन और जांच करने में सफल रहे, जिसमें प्रत्येक पल्स केवल 250 एटोसेकेंड तक चला। उसी समय उनके 2023 के सह पुरस्कार विजेता फेरेंक क्रॉस एक अन्य प्रकार के प्रयोग के साथ काम कर रहे थे, जिसने 650 एटोसेकेंड तक चलने वाले सिंगल लाइट पल्स को अलग करना संभव बना दिया। केंद्र ने मंगलवार को त्रिपुरा स्थित नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के सभी गुटों और विंगों को गैर कानूनी समूह घोषित कर दिया। एक अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा कि NLFT और ATTF का घोषित उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्य के अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों के साथ गठबंधन कर सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से त्रिपुरा को भारत से अलग करना है। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत की गई इस घोषणा के 3 अक्टूबर से प्रभावी होने की सूचना भी दी गई है और ये 5 साल की अवधि के लिए वैध रहेगी, जिसमें इन संगठनों से जुड़े सभी गुटों, विंगों और प्रमुख संगठनों को शामिल किया जाएगा। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स पर 1997 में पहली बार प्रतिबंध लगा था। इसे मई 2019 में 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ताज़ा कार्रवाई में फिर से 5 साल के लिए प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय नीति समीक्षा बैठक आज से शुरू हो रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में प्रमुख नीतिगत दर यानी रेपो रेट पर विचार किया जा सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रिजर्व बैंक ने मई 2002 में नीतिगत दर बढ़ाना शुरू किया था। इस साल फरवरी में इसे बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया था। पिछली 3 बैठकों में रेपो रेट को स्थिर रखा गया था। RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के नतीजों का ऐलान 6 अक्टूबर को किया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता जल्द पूरा होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने गत महीने की गई अपनी भारत यात्रा को भी बेहद सफल करार दिया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता एक बार फिर से दोहराई। उन्होंने ये बात मैनचेस्टर में चल रहे कंजर्वेटिव पार्टी सम्मेलन के अवसर पर प्रवासी समूह कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ इंडिया द्वारा एक स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए कही। ब्रिटिश भारतीय नेता ने प्रधानमंत्री के रूप में भारत की अपनी सफल पहली यात्रा का जिक्र भी किया। पिछले महीने भारत के नेतृत्व में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें सम्मिलित होने के साथ उन्होंने PM मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी की थी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने मंगलवार को भारत के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को कल से अहमदाबाद में शुरू होने वाले वनडे क्रिकेट विश्व कप के लिए ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। सचिन तेंदुलकर ने 6 बार वनडे विश्व कप में हिस्सा लिया है। 1992 में सचिन तेंदुलकर ने पहली बार विश्व कप खेला था।
आखिरी बार वो 2011 में विश्व कप में नजर आए थे। तब भारतीय टीम ने दूसरी बार विश्व कप का खिताब जीता था। सचिन तेंदुलकर गुरुवार को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले उद्घाटन मैच से पहले विश्व कप ट्रॉफी लेकर मैदान पर आएंगे और टूर्नामेंट की शुरुआत की घोषणा करेंगे। बता दें कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी इस बार भारत कर रहा है। एशियन गेम्स में महिला एथलीट्स के शानदार प्रदर्शन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रसन्नता व्यक्त की है और उनकी जीत को देश के लिए नई प्रेरणा बताया है। राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, एशियाई खेलों में भारत की महिला एथलीट्स ने प्रेरक प्रदर्शन किया है। महिलाओं की 5000 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल करने पर पारुल चौधरी को उन्होंने हार्दिक बधाई दी है। वो महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में रजत जीतकर अपना दूसरा पदक लेकर आई हैं। अनु रानी ने महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्योति सुरेखा और ओजस को 2023 के एशियाई खेलों में तीरंदाजी में पहला गोल्ड जीतने पर बधाई दी है। साथ ही रामबाबू मंजू रानी के शानदार प्रदर्शन पर प्रसन्नता जताई है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, 35 किलोमीटर रेस वॉक मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक के साथ भारत को गौरवान्वित करने के लिए रामबाबू और मंजू रानी को बधाई। ये इन अद्भुत एथलीट्स द्वारा दिखाए गए जबरदस्त धैर्य और दृढ़ संकल्प के बिना संभव नहीं होता। ज्योति सुरेखा और ओजस को मिक्स्ड टीम कंपाउंड इवेंट में बेहतरीन पोडियम फिनिश दिलाने के लिए शाबाशी देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके असाधारण कौशल, सटीकता और टीम वर्क ने अच्छे परिणाम सुनिश्चित किए हैं। हांगझोउ एशियाई खेलों में अब की बार 100 पार का लक्ष्य लेकर उतरे भारतीय दल का कमाल लगातार जारी है। उसने एशियाई खेलों के जकार्ता में किए गए अपने सर्वश्रेष्ठ 70 पदकों के प्रदर्शन को लांघ दिया है और 71 पदक हासिल करने के प्रदर्शन को हासिल कर लिया है। हम बता दें 10वें दिन की समाप्ति तक भारत ने 15 स्वर्ण सहित 71 पदक हासिल कर लिए हैं। हम बता दें कि 11वें दिन की शुरुआत में भारत ने मिश्रित पैदल चाल में कांस्य पदक और तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वेन्नम और ओजस देवताले ने कंपाउंड मिक्स्ड टीम में गोल्ड मेडल जीतकर भारत के कुल पदकों की संख्या 71 तक पहुंचा दी है। इसके साथ ही भारत ने एशियाई खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अपने 70 पदकों के पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। सोमवार 3 अक्टूबर को 10वें दिन भारत 2 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ 9 मेडल हासिल करने में कामयाब रहा। हम आपको बता दें कि भारत की अनु रानी ने एशियाई खेल 2023 में महिलाओं की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने के लिए सीजन का सर्वश्रेष्ठ 62.92 मीटर लंबा थ्रो फेंका, जबकि पारुल चौधरी ने महिलाओं की 5000 मीटर में गोल्ड मेडल जीता। दोनों ही एथलीट्स ने महाद्वीपीय प्रतियोगिता में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए ये खिताब अपने नाम किया। तेजस्विन शंकर ने अपने पहले एशियन गेम्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए पुरुषों के डेकाथलॉन में रजत पदक जीता। इस बीच मोहम्मद अफजल ने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में रजत पदक अपने नाम किया। पुरुषों की ट्रिपल जंप के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक प्रवीण चित्रवेल ने कांस्य पदक हासिल किया, जबकि विथ्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीता। बॉक्सिंग में नरेंद्र बेरवाल को 92 किलोग्राम सेमीफाइनल में हार मिली, लेकिन कांस्य पदक जीतने में वो कामयाब रहे। अर्जुन सिंह और सुनील सिंह सलाम की मौजूदगी वाली भारतीय पुरुष कैनोई डबल 1000 मीटर टीम ने भी कांस्य पदक हासिल किया। बता दें कि 29 वर्षों में ये भारत का पहला कैनोई पदक था। आइए अब इस वीडियो के जरिए देखते हैं भारत के 10वें दिन के प्रदर्शन को।
हम आपको बता दें कि G20 के सफल आयोजन के बाद भारत अब P20 का आयोजन करने जा रहा है। ये P20 का 9वां शिखर सम्मेलन है जो 12 से 14 अक्टूबर को नई दिल्ली में भारतीय संसद द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की थीम है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद। यहाँ पर बता दें कि G20 की अध्यक्षता जिस देश के पास होती है वही देश उस वर्ष P20 का आयोजन भी करता है। भारत में G20 की 200 से ज़्यादा बैठकें 60 शहरों में आयोजित की गई थी। गुजरात में इस दौरान क्या कुछ खास रहा, आइए देखते हैं। It has been great to meet individuals from different countries at the level of the ministries, at the level of organizations. I congratulate the Indian presidency on a successful convening of the G20 Empower Summit. और अब जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के साथ। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 4 अक्टूबर साल 1977 को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र को हिंदी में संबोधित किया। हिंदी में भाषण देकर उन्होंने हिंदी भाषा के मान को बढ़ाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को तब संबोधित किया जब वे विदेश मंत्री थे। आज हर भारतीय को इस बात पर गर्व है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने पहुंचे वाजपेयी ने हिंदी में भाषण देकर हिंदी भाषा का परचम लहराया था। उनके भाषण के बाद यूएन का सभागार तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 4 अक्टूबर साल 1931 को इटली के फ्लोरेंस में विश्व संरक्षण संगठन सम्मेलन के दौरान विश्व पशु दिवस को वैश्विक स्तर पर मनाने की घोषणा हुई। सबसे पहले विश्व पशु दिवस मनाने का सुझाव जर्मन लेखक हेनरिक जिमरमैन ने दिया। उन्होंने 24 मार्च 1925 को बर्लिन में प्रथम विश्व पशु दिवस का आयोजन किया। जिमरमैन ने विश्व पशु दिवस के प्रचार प्रसार पर अथक प्रयास किए, जिसके परिणाम स्वरूप साल 1931 से इसे वैश्विक स्तर पर विश्व पशु दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई थी। इस दिन का मूल उद्देश्य पशु कल्याण मानकों में सुधार करना और जानवरों के प्रति प्यार प्रकट करना है ताकि उनका जीवन सक्षम और बेहतर हो सके। इस दिवस के उद्देश्य में विलुप्त हुए प्राणियों की रक्षा करना और मानव से उनके संबंधों को मजबूत करना भी है। 4 अक्टूबर साल 1884 को रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के अगोना में हुआ। उन्होंने हिंदी साहित्य में आलोचना और समीक्षा को अहम स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रामचंद्र शुक्ल 20वीं शताब्दी के प्रमुख हिंदी साहित्यकारों में से एक थे। हिंदी साहित्य के कीर्ति स्तंभ शुक्ल ने ही सर्वप्रथम हिंदी वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किया।